हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करने वाले हैं पेलामॉन के बारे में, समझेंगे उसके पूरे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में उसके अपेंडिजेस और उसके अलावा फिर उसके नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए मैंने सॉल्व पीवाईक्यू सॉल्व बनाया हुआ है, जिसको आप 99 रुपीज में खरीद सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने एक मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं पेलामॉन के सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। अगर हम पेलामॉन की बात करें तो बेसिकली ये एक फाइलम ऑर्थोपोडा और क्लास क्रस्टेशिया को बिलोंग करता है। और ये यूजुअली ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलता है और ये नॉक्टर्नल नेचर का होता है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है कि ये रात्रिचर होता है, यानी रात के अंदर ज्यादा एक्टिव होता है। रात के समय में ही अपने क्या है फीडिंग हैबिट्स या बोल सकते हो कि खानों की तलाश करता है। रात के अंदर ही सारा मेन वर्क ये क्या करता है रात में करता है और जनरली दिन के समय में क्या है पानी के सरफेस के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक बार इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें फाइलम की तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करेगा, फाइलम ऑर्थोपोडा को बिलोंग करेगा। सब फाइलम की बात करें तो मैंडिबुलेटा हो गया। उसके बाद क्लास की बात करें तो क्रस्टेशिया। तो ये आपको ये याद रखना है कि कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये तो अभी हमने देख ही लिया कि फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है ये। उसके बाद अगर हम सब क्लास की बात करें तो ये है मेलेकोस्ट्रेका। मेलेकोस्ट्रेका को बिलोंग करता है। ऑर्डर डेकापोडा हो गया, सब ऑर्डर इसका नेंचिया हो गया। उसके बाद फैमिली की बात करें तो पेलियोनिडिया हो गया, पेलियोमोनिडिया हो गया। उसके बाद जीनस की बात करें तो पेलामॉन हो गया और स्पीसीज इसकी कौन सी है, स्पीसीज की बात करें तो मेलेकोसोमी हो गया, मेलेकोसोनी। ये इसका क्या है पूरा का पूरा सिस्टमैटिक पोजीशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं कि कौन से हैबिटेट में पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ये पेलामॉन है ये क्या है फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी लिवर, लेक्स, इन सब के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यही मैंने लिखा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश एनवायरनमेंट में, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इन सभी के अंदर इनको आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये नॉक्टर्नल क्रिएचर होते हैं और ओमनीवोर होते हैं। ओमनीवोर का मतलब कि सब कुछ खा सकते हैं, मतलब कि सिंपल सा प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं, यानी ओमनीवोर होते हैं और नॉक्टर्नल नेचर के होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब रात्रिचर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इनकी जो फीडिंग हैबिट्स देखी गई तो उसके अंदर देखा गया कि ये एल्गी, मॉसेस और डिब्रिसेस, इनके ऊपर ये अपनी फूड के लिए ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहते हैं। यानी डिब्रिस का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में बात करें, इनके ऊपर ये ज्यादा अपने आप को फीड करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेलामॉन की तो इनके पास टोटल वॉक करने के लिए, टोटल तैरने और वॉक दोनों करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो टोटल इनके पास 10 तो वॉकिंग लेग्स होते हैं और 10 ही क्या होते हैं आपको जिनको प्लियोपोड्स बोलते हैं। और ये प्लियोपोड्स किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये जो प्लियोपोड्स है ये किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इट मूव्स यूजिंग 10 वॉकिंग लेग्स और उसके अलावा क्या है 10 ही इनके पास प्लियोपोड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनकी स्विमिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर इसमें क्या है कि जब इसको कभी कोशिश करते हैं पकड़ने की, ठीक है, तो इनके बॉडी के जस्ट पीछे की साइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरोपोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस यूरोपोड्स की वजह से क्या है ये बैकवर्ड की तरफ स्प्रिंग आउट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर पेलामॉन के बारे में कि इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं ऑटोटोमी। अब ऑटोटोमी का मतलब क्या है कि इनके पास जब इनको लगता है कि किसी से खतरा है, मान लेते हैं कोई प्रेडेटर है जिसको इसने पकड़ रखा है, ठीक है, इसको पकड़ लिया गया है, तो ये क्या करेगा अपने बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी अपेंडेजेस तोड़ के गिरा देता है, यानी इसको तोड़ देता है अपनी बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोटोमी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ऑटोटोमी। तो इनके पास क्या है प्रेडेटर से बचने के लिए ये बेसिकली इस फिनोमेना का यूज करते हैं जिसको ऑटोटोमी बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें और उसके अंदर हम इस बात करते हैं शेप और साइज के बारे में, तो अगर हम इसके शेप और साइज की बात करें तो इसका जो शेप होता है स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप का मतलब कि साइड साइड में टैपरिंग होती है और बीच में फूला हुआ होता है, यानी साइड साइड से एकदम पतले होंगे और बीच से फूला हुआ होता है, तो स्पिंडल शेप का होगा। बॉडी इलोंगेटेड होती है और उसके अंदर आप देखोगे कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है, यानी बॉडी इलोंगेटेड है यानी लंबी है। उसके अंदर आप देखोगे बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कि बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन होता है, यानी एक ही प्लेन के अराउंड इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप। अभी बताया मैंने स्पिंडल शेप का मतलब कि क्या है कि साइड साइड में पतले होंगे, ठीक है, और बीच में क्या होता है, थिन होते हैं। इस तरीके से बीच में थिक स्ट्रक्चर होगा और साइड साइड में क्या होते हैं, पतले होते हैं, टैपर्ड स्ट्रक्चर्स होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्पिंडल शेप की वजह से ही क्या है, ये स्विमिंग में एक्टिवली स्विमिंग कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज यहां पर क्या है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये फिक्स होगा, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग साइज हो सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे स्पीसीज बदलेगी वैसे इसका शेप और साइज में क्या आता है, बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम साइज की बात करें तो जो अडल्ट का साइज है वो वेरी कर सकता है स्पीसीज टू स्पीसीज, और जिसका रेंज क्या हो सकता है, 2.5 से 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है इसके साइज के अंदर वेरिएशन, ठीक है। आपको याद रखना है। जैसे कि पैलामोन मेलुकोसोनी जो है उसको अगर हम बात करें तो उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, उसकी जो लेंथ है वो 25 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बात आपको याद रखना है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जाइंट पैलियोमोन ये कार्सिनस है, ये केरला से आपको मिलता है और इसकी जो लेंथ है अप टू 90 सेंटीमीटर तक जा सकती है, इसलिए इसको हम जाइंट पैलामोन भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर कि जो ड्वार्फ पैलामोन है उसको हम बोलते हैं पैलामोन लेमेरी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। सो ये बेसिकली ये फैक्चुअल पॉइंट है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इसका शेप और साइज है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, ठीक है। फिक्स शेप साइज नहीं होता, स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करता रहेगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं। अब इसके कलरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इनिशियली अगर हम बात करें जो पैलामोन है वो ट्रांसलूशिएंट टाइप का होता है। ट्रांसलूशिएंट टाइप का थोड़ा मतलब मिल्की टाइप बोल सकते हो, और उसके आर पार जैसे लगता है कि हम देख सकते हैं, तो व्हाइटिश कलर का होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अडल्ट की बात करें, जो अडल्ट पैलामोन है उसका जो कलर होता है वो आप बोल सकते हो पेल ब्लू कलर का होता है, और उसके ऊपर क्या है, अलग अलग कलर्स के टिंट प्रेजेंट होते हैं, उसके पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हीं को ये जो पैलामोन है उसको प्रिजर्व करके रख दें तो इसका जो कलर हो जाता है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो ये बात को हम यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यंग स्टेजेस में, यानी यंग स्टेजेस के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका कैसा होता है, ट्रांसलूशिएंट टाइप का होगा, ठीक है। ट्रांसलूसिएंट होगा एंड व्हाइट कलर का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो वहां पर आप देखोगे कि उनके बॉडी के ऊपर टिंट देखने को मिलता है अलग अलग कलर के, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम एक यूजुअल कलर की बात करें तो यूजुअल कलर कैसा होता है, डल पेल ब्लू कलर का होता है या ग्रीनिश कलर का होता है, ये बात आपको याद रखना है। और उसके ऊपर ब्राउन, ऑरेंज और रेड कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं, धब्बे प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसका कोई प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की बात करें, यानी कि किसी जैसे मान लेते मर गया हो उसको प्रिजर्व कर रखा है हमने, तो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की बात करें तो उसका कलर कैसा होता है, डीप ऑरेंज कलर का होगा, डीप ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसके कलरेशन के बारे में है कि कलर कैसा है ये शो करता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेगमेंटेशन एंड बॉडी डिविजन्स के बारे में। तो अगर हम एक पैलामोन को बाहर से देखें, ठीक है, तो उसकी जो पूरी बॉडी होती है, जैसे ये एक डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये एक पैलामोन का डायग्राम है, ठीक है। तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी के अंदर टोटल 19 सेगमेंट्स होते हैं। टोटल कितने होंगे, टोटल 19 सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इन 19 सेगमेंट में से
अगर हम बात करें तो जो 13 सेगमेंट होते हैं, 13 सेगमेंट्स वो बेसिकली बनाते हैं सिफेलोथोरेक्स। 13 सेगमेंट किसको बनाते हैं? सिफेलोथोरेक्स को बनाते हैं। या बोल सकते हो कि सिफेलोथोरेक्स के अंदर टोटल 13 सेगमेंट होते हैं और बाकी जो बचा हुआ 6 सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स हैं वो बेसिकली बनाते हैं एब्डोमेन का पार्ट। वो किसका पार्ट बनाते हैं? वो एब्डोमेन का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो पेलामोन है उसकी बॉडी के अंदर प्राइमरली आप दो स्ट्रक्चर देखोगे, एक होगा सिफेलोथोरेक्स और दूसरा क्या होगा? एब्डोमेन होगा। ठीक है, अब सिफेलोथोरेक्स का मतलब क्या होता है? सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, और थोरेक्स का मतलब, तो ये थोरेक्स तो है ही। तो जब थोरेक्स और हेड आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब उसको कंबाइंडली क्या नाम देंगे? सिफेलोथोरेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस सिफेलोथोरेक्स के अंदर आप क्या देखेंगे? टोटल 13 सेगमेंट होते हैं। अब इस 13 सेगमेंट में से भी अगर हम बात करें तो जो हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन के अंदर आप देखेंगे 5 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जो थोरेक्स वाला रीजन है उसके अंदर टोटल आप देखेंगे 8 सेगमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेगमेंट्स का डिवीजन होता है पूरे पेलामोन के अंदर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल जो बॉडी है उसके अंदर कंबाइंडली 19 सेगमेंट्स होते हैं, और ये 19 सेगमेंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, 13 सेगमेंट प्लस 6 सेगमेंट्स। 13 सेगमेंट्स होता है सिफेलोथोरेक्स का और 6 सेगमेंट होता है एब्डोमेन का। ठीक है, अब ये जो 13 सेगमेंट है उसमें से ही 5 सेगमेंट हेड वाले रीजन में होता है और जो 8 सेगमेंट है वो थोरेक्स वाले रीजन में होता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम अडल्ट प्राण की बात करें यहाँ पर, तो उनकी बॉडी को क्या है? टोटल 19 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिन सेगमेंट्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं? सोमाइट्स बोलते हैं। सारे सेगमेंट्स क्या कहलाएंगे? सोमाइट्स कहलाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। और उसके हर सोमाइट के ऊपर आप क्या देखोगे? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, यानी ज्वाइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम आज के लेक्चर में डिटेल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपेंडेजेस को बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या है? इस तरीके से सेगमेंट्स के ऊपर आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इस सेगमेंट्स के अंदर, ये जो सेगमेंट्स है इसको मेनली दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे आगे वाला एंटीरियर रीजन होगा उसको सिफेलोथोरेक्स बोल देंगे। सिफेलोथोरेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज होते हैं। और जो पोस्टीरियर वाला रीजन होता है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो दो रीजन देखने को मिलेगा। ये जो आगे वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको बोलेंगे सिफेलोथोरेक्स, जिसके अंदर 13 सेगमेंट है, और जो पीछे वाला 6 सेगमेंट है उसको क्या नाम देंगे? एब्डोमेन नाम देंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे हर सेगमेंट में आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिफेलोथोरेक्स की, जो एंटीरियर वाला पार्ट है जिसको अभी हमने सिफेलोथोरेक्स नाम दिया, तो अगर हम इसकी बात करें तो सिफेलोथोरेक्स कैसा होता है? लार्ज स्ट्रक्चर है, रिजिड है और अनजॉइंटेड है, इनके अंदर ज्वाइंट्स देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एंड मोर और लेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल शेप का होता है सिफेलोथोरेक्स। तो कैसा होगा? कि बड़ा सा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ये बात आपको याद रखना है। सिफेलोथोरेक्स के अंदर टोटल 13 सेगमेंट्स आप देख पाते हो। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि द जॉइंट्स बिटवीन सेगमेंट्स आर ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या है? कि आपस में फ्यूज्ड टाइप से होते हैं, जुड़े हुए टाइप के होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो सिफेलोथोरेक्स है उसके अंदर आपको दो रीजन देखने को मिल जाते हैं, एक रीजन होगा हेड और एक रीजन होगा थोरेक्स। अभी मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर टोटल 5 सेगमेंट्स के मिलने से बनेगा, और जो थोरेक्स है टोटल 8 सेगमेंट से मिलके बनता है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 13 सेगमेंट से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये जो हेड है उसके अंदर वही लिखा है मैंने कि टोटल कितने होते हैं? 5 सेगमेंट होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर टोटल थोरेक्स की, तो इसके अंदर आप 8 सेगमेंट देख पाते हो, और उनके ऊपर क्या है? आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एब्डोमेन की, जो लास्ट पीछे के जो पोस्टीरियर 6 सेगमेंट्स है उसके बारे में बात करें। अगर हम एब्डोमेन की बात करें
तो एब्डोमेन का अगर हम टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो कुछ इस तरीके के स्फेरिकल जैसा देखने को लगता है। यूजुअली बोला जाए तो ये होता कॉमा शेप है, बट अगर देखा जाए तो टोटली हमें एक स्फेरिकल शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है पेलामोन की, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के ऊपर बिलोंग करते हैं, तो इनके बॉडी के ऊपर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट या क्यूटिकल की एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक टफ कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर हम सिर्फ इसके एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन के सबसे एंटीरियर, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो डॉर्सल वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक टफ कवरिंग देखने को मिलती है जिसको हम टर्गम बोलते हैं। नाम याद रखेंगे, सबसे ऊपर वाला होता है टर्गम, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा, जो वेंट्रल पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम बोलेंगे। उसके अलावा साइड में भी प्लेट्स होते हैं, इन प्लेट्स को नाम देते हैं प्ल्यूरॉन। इनको क्या नाम देंगे, प्ल्यूरॉन नाम देंगे। और प्ल्यूरॉन से ही चिपका हुआ होता है एपिमेरॉन, ठीक है, प्ल्यूरॉन से ही चिपका होता है एपिमेरॉन। और ध्यान रखना है कि ये जो एपिमेरॉन है, एपिमेरॉन ही वो पार्ट है जहां से ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बाहर निकलते हैं। जो लेग्स है, वो लेग्स बाहर कहां से निकलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके एब्डोमेन है, एब्डोमेन से ही यहां पर क्या होगा, जैसे एब्डोमेन है तो यहीं से क्या है, लेग्स निकल रहे हैं। तो लेग्स डायरेक्टली एब्डोमेन से कैसे निकलेंगे, तो जो अटैचमेंट साइट है, जो वहां पे प्लेट है, जो एक टफ या रफ स्ट्रक्चर है, जो उसने उसको वहां पे एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रखा है, वो कौन सा होगा, आपका एपिमेरॉन होगा। ये टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्लेट्स होते हैं। तो सबसे ऊपर वाला हो गया टर्गम, सबसे नीचे वाला हो गया स्टर्नम, साइड में प्ल्यूरॉन होगा, यानी लेटरल साइड्स में प्ल्यूरॉन होता है, और प्ल्यूरॉन के जस्ट नीचे एपिमेरॉन होगा। और ये एपिमेरॉन बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, अपेंडेजेस को ये बियर करते हैं, या अपेंडेजेस को कनेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसी को हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि एब्डोमेन के अंदर क्या होगा, वेल डेवलप ये एब्डोमेन होता है, और एब्डोमेन कैसा होगा, ज्वाइंटेड नेचर का होगा, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स के जैसा नहीं होता, वहां पे ज्वाइंटेड नहीं होते, बट यहाँ पर क्या है, ये ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके अंदर क्या होंगे, टोटल आप देखेंगे एब्डोमेन के अंदर टोटल 6 मूवेबल सेगमेंट्स होते हैं, यानी टोटल ये 6 सेगमेंट से मिलके बनेगा, और 6 क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं आगे पीछे, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और मूव करने का रीजन ये होता है कि उनके बीच में जो कंडीशन, जो मस्कुलर अटैचमेंट होता है, जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोइडल, ठीक है। अभी इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एब्डोमेन का सबसे टर्मिनल वाला पार्ट होता है, वो कॉनिकल शेप का होता है, ठीक है, जिसको हम टेल प्लेट या फिर टेल्सन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम टेल प्लेट या फिर टेल्सन बोलते हैं। तो जैसे यहां पर ध्यान दो, ये एब्डोमेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, और ये कैसा होता है, कॉनिकल शेप का होता है, ठीक है। इसको हम टेल प्लेट या टेल्सन नाम जानते हैं। इसको हम किससे जानते हैं, टेल प्लेट, या फिर इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, टेल्सन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी सेगमेंट्स है, एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और ये जो टेल्सन है, टेल्सन को हम मेन सेगमेंट का पार्ट नहीं मानते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है वो पोस्ट सेगमेंटल ओरिजिन होता है, जिसकी वजह से जो टेल प्लेट है या जो टेल्सन है, उसको मेन एब्डोमिनल सेगमेंट का पार्ट नहीं माना जाता। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एब्डोमेन है, उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो डॉर्सली राउंडेड होते हैं। डॉर्सली राउंडेड अभी हमने देखा कि डॉर्सल वाले पॉइंट पे कैसे होते हैं, इस तरीके से राउंडेड शेप के होते हैं, ठीक है। तो डॉर्सली राउंडेड होंगे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर क्या होगा कि ये जो एब्डोमेन है डॉर्सली राउंडेड होगा, और लेटरली कैसे होंगे, कंप्रेस्ड होंगे, यानी लेटरल साइड से कैसे होंगे, कंप्रेस्ड होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और थोड़ा सा बेंट होंगे, और जब बेंट हो जाते हैं तो इसलिए इनका जो शेप है वो थोड़ा सा कॉमा शेप जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम कॉमा बनाते हैं, ऊपर से राउंडेड और नीचे से साइड से बेंट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का शेप इनका बन के आता है। ये बात आपको याद रखना है। सो जो एब्डोमेन है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटें तो क्रॉस सेक्शन में हमें क्या है, ऑलमोस्ट ये सर्कुलर स्ट्रक्चर ही देखने को लगता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, हर एक एब्डोमिनल सेगमेंट पे आप देखोगे कि जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्लियोपोड्स बोलते हैं। और ये जो प्लियोपोड्स है बेसिकली क्या है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्विमरेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम देखो तो ये है आपका एब्डोमेन वाला सेगमेंट, ठीक है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट है।
और इस एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको प्लियोपॉड्स देखने को मिलते हैं, जिसको स्विमरेट्स भी बोलते हैं, और इसी की मदद से क्या है, ये स्विम करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 10 नंबर्स में होंगे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सटर्नल अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की ओपनिंग है उसको अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो सबसे आगे होता है एंटीरियर रीजन में एक मिड वेंट्रल ओपनिंग होती है जिसको माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक स्लिट लाइक माउथ ओपनिंग होता है जो मिड वेंट्रली ओपन होगा, ये ध्यान रखना है। एंटीरियर एंड ऑफ सिफेलोथोरेक्स, यानी सिफेलोथोरेक्स के अंदर एक मिड वेंट्रल ओपनिंग होगी जिसको हम माउथ बोलते हैं। ठीक है, और पोस्टीरियर एंड के अंदर एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल अपर्चर होगा या लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग होती है जिसको हम एनस बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है, टेल्सन के वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद निकल रही हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या है, जितने भी अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस के ही कॉक्सा वाले रीजन से बहुत सारे ओपनिंग्स होती हैं, उनको हमें समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो रीनल अपर्चर होता है वो कहां पे ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एंटीना के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉक्सा। ठीक है, तो वहीं पर यहां पर रीनल अपर्चर की ओपनिंग होती है, यानी जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये जो एंटीना देख रहे हो यहीं पे इसका स्वलन वाला पार्ट होता है जिसको कॉक्सा बोलते हैं, यहीं पर एक रीनल अपर्चर होता है जहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट ये बाहर निकाल रहा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल जेनाइटल अपर्चर की, ये जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है ये क्या है, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के कॉक्सा से ओपन होता है। जैसे सपोज करो ये यहाँ पे जो थर्ड पेयर होगा, आगे वाला जो है इनमें से जो थर्ड पेयर वाला होगा कॉक्सा, उसके वहां पर फीमेल जेनाइटल अपर्चर की ओपनिंग होती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो थर्ड वॉकिंग लेग्स का जो कॉक्सा है वहां पर फीमेल जेनाइटल अपर्चर की ओपनिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मेल जेनाइटल अपर्चर की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो भी कॉक्सा पे होती है, लेकिन कौन से कॉक्सा पे होगी, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के कॉक्सा पे इसकी ओपनिंग होती है, जो आपको याद रखना है। तो जो भी फिफ्थ पेयर ऑफ कॉक्सा है इसके अपर यहां पर मेल जेनाइटल की ओपनिंग होगी, ये बात आपको याद रखना है। अब ये कॉक्सा क्या होता है, जब हम अपेंडेजेस पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे कि कॉक्सा क्या होता है। कॉक्सा बेसिकली क्या है, अपेंडेजेस का ही पार्ट होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि टू माइन्यूट ओपनिंग होती है ऑफ स्टेटोसिस्ट, वन लेइंग डीप डिप्रेशन डॉर्सली एंड बेसल सेगमेंट्स ऑन ईच एंटीन्यूल्स। यहाँ पे जो एंटीन्यूल्स हैं, ये जो आप देख रहे हो एंटीन्यूल्स, इन्हीं के यहाँ पे स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग होती है, और ये स्टेटोसिस्ट बेसिकली बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन का मतलब कि इनके बॉडी के ऊपर एक काइटिनियस कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो आपका ये सिफेलोथोरेक्स वाला रीजन है, इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल टाइप की ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कैरापेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे जो बाकी जो सेगमेंट्स प्रेजेंट थे, जो टोटल 13 सेगमेंट्स थे, वो इसके अंदर नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे इस कैरापेस के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रैंकियोसिजाइट बोलते हैं। ब्रैंकियोस्टिजाइट बोलते हैं क्योंकि इसको ब्रैंकियोस्टिजाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये क्या करता है, गिल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये ध्यान रखना है। अब यही जो कैरापेस है ये एंटीरियरली थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको रोस्ट्रम बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखना है, जस्ट इसको भी हम पढ़ेंगे। तो यही कैरापेस आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से कांटे जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, ये आगे की तरफ थोड़ा फैल जाता है जिसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं। और रोस्ट्रम के जस्ट नीचे की साइड एक आप देखोगे कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बेसिकली बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल नॉच है, और इस ऑप्टिकल नॉच के अंदर ही कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है देखने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इन्हीं चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी की बात करें, बॉडी एंड अपेंडेजेस क्या होता है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कैल्केरियस सेल से कवर्ड होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनियस क्यूटिकल का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है, किसका, लाइम सॉल्ट्स का और स्क्लेरेटिन का डिपोजिशन होगा जो इसको और ज्यादा हार्ड बनाता है। ठीक है,
अब ये जो एक्सोस्केलेटन है, इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से प्लेट्स, हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेट्स प्रेजेंट होंगे और इन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। हर सोमाइट यानी हर एक बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर एक प्लेट प्रेजेंट होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। इन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो आपस में दो स्क्लेराइड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद अ थिन सॉफ्ट अनकैल्सिफाइड क्यूटिकल, जिसको हम आर्थरोइडल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो ये जो आर्थरोइडल मेम्ब्रेन है, ये स्क्लेराइड्स को कनेक्ट करते हैं सो दैट कि वो स्क्लेराइड्स जो प्लेट्स हैं वो आसानी से मूव कर सके, तो ये नाम याद रखना है। तो ये जो आर्थराइडल मेम्ब्रेन है, जो ये देख रहे हो यहाँ पे आर्थराइडल मेम्ब्रेन, ये आर्थराइडल मेम्ब्रेन हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सिफेलोथोरेक्स के ऊपर जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, कैरापेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये अभी जस्ट मैंने बता दिया कि यहाँ पर किस तरीके से होते हैं। तो सबसे आगे जो होंगे कैरापेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ऑल द स्क्लेराइड्स ऑफ डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स ऑफ सिफेलोथोरेक्स यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज कंटिन्यूअस डॉर्सल सीड, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डॉर्सल सीड बोलते हैं। द एंटीरियर एंड ट्रायंगुलर रीजन ऑफ द डॉर्सल सीड इज टर्म्ड एज डॉर्सल प्लेट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, extend forward over the head and laterally compressed serrated over process called rostrum, यही आगे जाके क्या है, इस तरीके से कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना देगा जिसको रोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, रोस्ट्रम के अंदर आप देखोगे एक ऑर्बिटल नोच देखने को मिलता है, जहां पर क्या है, आप देखोगे कंपाउंड आई का प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिफेलोथोरेक्स वाले रीजन में जो स्क्लेराइड्स होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, और इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कैरापेस बोल सकते हैं, जो लेटरल साइड में होता है जो गिल्स को प्रोटेक्ट करता है उसको ब्रैंकियोस्टिजेट बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और यही कैरापेस आगे की तरफ थोड़ा सा कांटे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको रोस्ट्रम बोलते हैं, और वहीं पर आपको ऑप्टिकल नोच भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिफेलोथोरेक्स में, अब यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जस्ट बिहाइंड एंड बिलो द ऑर्बिटल नोच आर टू स्पाइन लाइक आउटग्रोथ, द एंटीरियर एंटिनल स्पाइन एंड पोस्टीरियर हिपैटिक स्पाइन। अब ये जो कैरापेस है, या जो अगर हम बात करें ऑप्टिकल नोच, यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, दो टाइप के एंटिनल स्पाइन्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्पाइन्स है, जब हम अपेंडिजेस वाला पार्ट पढ़ेंगे तब वहां पर इसको डिटेल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पोस्टीरियर रीजन होता है डॉर्सल सील्ड का, उसको कैरापेस बोलते हैं, और यही इसका जो लेटरल साइड होगा जो गिल्स को कवर करेगा उसको क्या नाम देंगे, ब्रैंकियोस्टिजाइट बोलेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये गिल्स को कवर करता है। तो डायग्राम में अभी हमने देखा कि जो लेटरल वाला साइड वाला होता है इसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियोस्टिजाइट बोलेंगे, और ये बेसिकली करता क्या है, गिल्स को कवर करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स की बात करें, यानी जो एब्डोमेन के ऊपर जो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये जितने भी स्क्लेराइड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, मूवेबल होते हैं, और वो मूवेबल इसलिए बन पाते हैं क्योंकि वहां पर एक फ्लेक्सिबल आर्थराइडल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो उनके बीच में मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। और इसका डायग्राम अभी हमने पीछे देखा ही था कि सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर वाला था टर्गम, नीचे वाला क्या था, स्टर्नम, लेटर वाला था प्लूरॉन, और उसके जस्ट नीचे था एपिमेरॉन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जस्ट अभी हमने देखा ही था, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। डॉर्सल प्लेट को टर्गम बोलेंगे, वेंट्रल प्लेट को स्टर्नम बोलेंगे, और जो लेटरल प्लेट्स है उसको प्लूरा या प्लूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जस्ट अभी हमने देखा ही था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जितने भी ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, और जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके का होता है, इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट होता है, यानी एक के ऊपर एक इस तरीके से फ्यूज होते हैं, यानी एक को एक ने कवर किया उसके ऊपर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट बोलते हैं, यानी एक दूसरे का एक एंड दूसरा एंड ओवरलैप होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ओवरलैप एडजेसेंट सेगमेंट्स होते हैं, इसको हम इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट बोलेंगे, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का पूरा PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।